Hello student, welcome in the psychological perspective of education class. Today in the second unit I will discuss about learning and its laws of learning. Learning is the modification of behavior through experience and training. यानी कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का शोधन होता है. लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड. सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है. लर्निंग इज़ एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर. सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का एक परिवर्तन है. ये विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है. विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोगात्मक विधि के द्वारा पशुओं पक्षियों पर परीक्षण करके सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया. सीखने के नियमों को क्रमबद्ध करने का श्रेय प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक E.L. थॉर्नडाइक को है. इन्होंने अपने अधिगम सिद्धांतों के प्रतिपादन के दौरान किए गए प्रेक्षणों के आधार पर इन नियमों का प्रतिपादन किया था, जिनको कि हम लॉज ऑफ लर्निंग कहते हैं. प्रसिद्ध अमेरिकन मनोवैज्ञानिक E.L. थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों में ये 3 नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें कि हम सीखने के मुख्य नियम कहते हैं. प्राइमरी लॉज ऑफ द लर्निंग, जिसमें कि तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज अभ्यास का नियम एंड लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम, और सेकेंडरी लॉज ऑफ द लर्निंग. तो सबसे पहले हम प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग के विषय में बताएंगे. लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता से हमारा तात्पर्य है कि बालक या व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर होता है तो वो शीघ्रता से उस चीज़ को सीख लेता है. क्योंकि अगर बच्चे की या स्टूडेंट की उस कार्य को करने में इच्छा विलिंगली अगर वो काम करता है तो वो शीघ्र ही उस कार्य को सीख जाता है और वो सीखना भी उसका स्थायी होता है. इस तरीके से लॉ ऑफ रेडीनेस के अंतर्गत हम बच्चे के अंदर ईगरनेस का होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब छात्र के अंदर ईगरनेस होती है तो वो शीघ्र ही उन चीज़ों को लर्न कर लेता है. क्योंकि इसलिए शिक्षण आरंभ करने से पूर्व इसके कुछ लॉ ऑफ रेडीनेस के कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हैं कि द टीचर शुड अराउज क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग सो दैट द पीपल फील रेडी टू इम्बाइब द न्यू एक्सपीरियंसेस. नए अनुभवों को सीखने के लिए छात्र उत्सुक रहते हैं. वो शीघ्र ही अगर छात्रों में शिक्षक अगर रुचि उत्पन्न करते हैं तो वो नए एक्सपीरियंस को बहुत जल्दी सीख लेते हैं. द टीचर शुड बिफोर टेकिंग अप द न्यू लेसन अराउज द इंटरेस्ट एंड डिज़ायर ऑफ द स्टूडेंट टू लर्न. यानी कि उनमें सीखने की इच्छा को उत्पन्न करना शिक्षक का प्रमुख दायित्व है. अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज की. लॉ ऑफ एक्सरसाइज या लॉ ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का नियम. अभ्यास के नियम के अनुसार यदि किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अधिगम बहुत स्थायी हो जाता है. अभ्यास का नियम स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के संबंधों या बॉन्ड के सुदृढ़ीकरण पर आधारित है. इसमें जो SR बॉन्ड होते हैं वो बहुत स्ट्रेंथिन होते हैं. क्योंकि इसमें जब हम किसी चीज़ को लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़ एक्सरसाइज में है कि जब हम किसी चीज़ को बार बार प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, रिपीटेड
अभ्यास से वो बॉन्ड हमारे अंदर मजबूत होते हैं। और लॉ ऑफ डिसयूज़ अगर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो उसका जो बॉन्ड है, एसआर बॉन्ड जो है वो मजबूत नहीं होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं और लर्निंग भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है कि द टीचर शुड प्रोवाइड डिफरेंट अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू प्रैक्टिस और रिपीट द टास्क, रिकॉल, मैनुअल ड्रिल, रिवाइव एक्सेट्रा। यानी कि टीचर को इसके लिए अभ्यास टीचर को अपने छात्रों को कराना चाहिए। इसके लिए रिकॉल, मैनुअल ड्रिल, रिव्यू इस तरीके के बच्चों को करने के लिए देना चाहिए, जिससे कि लॉ ऑफ प्रैक्टिस के माध्यम से वो जो भी स्टडी कराया है, टीचर ने पढ़ाया है क्लास में, वो स्ट्रेंथिन हो सके। द टीचर शुड हैव constant practice in what has once been learnt. Delayed use or long discuss may cause फॉरगेटफुलनेस। यानी कि टीचर को कांस्टेंट प्रैक्टिस की इसमें ज़रूरत होती है। अगर उसका बहुत टाइम तक यूज़ नहीं होता है तो बच्चे वो चीज़ बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट का, प्रभाव का नियम। इस नियम के आधार पर लर्निंग इज स्ट्रेंथिन व्हेन इट इज़ accompanied बाय द प्लेजेंट और सेटिस्फाइंग फीलिंग। यानी कि जब भी कोई चीज़ पढ़ी जाती है वो स्ट्रेंथिन तब होती है जबकि हमारे लिए प्लेजेंट हो, हमारे लिए सुखद हो, सेटिस्फाइंग हो। और लर्निंग इज़ वीकेंड व्हेन इज़ एसोसिएट विद अनप्लेजेंट फीलिंग। यानी कि हमारी जब उससे हमारी जो फीलिंग्स हैं अनप्लेजेंट होती हैं, सुखद नहीं होती हैं, या उससे हमको संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वो लर्निंग हमारे लिए प्रभावशाली नहीं होती है। तो इमोशनल स्टेट ऑफ द लर्नर अफेक्ट द लर्निंग। छात्रों की जो संवेगात्मक स्थिति है वो भी लर्निंग को प्रभावित करती है। तो प्रभाव के नियम में इस बात पर जोर दिया जाता है कि यदि किसी क्रिया में पुनर्वलन प्राप्त होता है, रेनफोर्समेंट प्राप्त होता है, तो जो एसआर बॉन्ड होते हैं वो मजबूत होते हैं। और यदि पुनर्वलन नहीं मिलता है तो वहाँ पर एसआर बॉन्ड हमारे वीकेंड हो जाते हैं, कमज़ोर होते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, इस प्रभाव के नियम का जो इसका शैक्षिक इसका इम्प्लीकेशन है, शैक्षिक नियतार्थ है, एज ए फेल्योर इन accompanied by a discouraging emotional state should be avoided। यानी कि इमोशनल स्टेट को हमें संतुष्टिदायक हमेशा रखना चाहिए। अगर ये इमोशनल स्टेट हमारी संतुष्टिदायक नहीं है तो इससे हमारी लर्निंग, छात्र की लर्निंग अच्छी नहीं होगी। तो इसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, ऐसी स्टेट ना आए। रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन प्ले ए ग्रेट रोल इन एनकरेजिंग द पीपल। पुरस्कार और उसकी पहचान, रिकॉग्नाइज अगर हम करते हैं तो ये सीखने में छात्र को मददगार साबित होता है। पनिशमेंट शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। हमें अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से हमको पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पनिशमेंट प्रोड्यूस ए नेगेटिव इफेक्ट एंड इट कॉजेज डिस्करेजमेंट। इससे नकारात्मक प्रभाव छात्रों में जागृत होता है और इससे क्या होते हैं, छात्रों में असंतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं अधिगम के गौड़ नियमों की, क्योंकि अधिगम के जो 3 मेजर लॉज बताए, उसी तरीके से कुछ जो है गौड़ नियम, सेकेंडरी लॉज ऑफ द लर्निंग बताए हैं। तो सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, यानी कि बहु अनुक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी नए कार्य को सीखने के दौरान हम अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं। कन्फ्रंटेड विद द न्यू सिचुएशन द लर्नर रेस्पॉन्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज अराइविंग एट द करेक्ट रेस्पॉन्स। यानी कि हम करेक्ट रेस्पॉन्स के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे कि ट्रायल एंड एरर, यानी कि भूल और प्रयास के माध्यम से भी छात्र सीखते हैं। इफ़ द इंडिविजुअल वांट टू सॉल्व ए पजल, ही इज़ टू
ट्राई इन डिफरेंट वे रादर देन मैकेनिकली परसिस्टिंग इन द सेम वे। यानी कि जब भी हम पज़ल को सॉल्व करते हैं तो हमें मल्टीपल रेस्पॉन्सेस की हम यूज़ करते हैं और इसके माध्यम से ही हम किसी भी पज़ल को सॉल्व करते हैं। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेट ऑफ एटीट्यूड। लॉ ऑफ सेट ऑफ एटीट्यूड, इस नियम का अभिप्राय है कि कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है उसी के अनुपात में हम उसे सीखते हैं। यदि अधिगम सामग्री के प्रति सीखने वाले की अभिवृत्ति सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, तो वो शीघ्र ही सीख लेता है क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई करती है। और इसके विपरीत यदि वो मानसिक रूप से उसका मेंटल सेट तैयार नहीं है, उसका एटीट्यूड उस चीज़ को सीखने के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं है, तो वो अनेक प्रकार की त्रुटियां करते हैं और वो उसको बहुत जल्दी सीख नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से लॉ ऑफ सेट एटीट्यूड भी लर्निंग को सीखने में मददगार साबित होता है। लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसोसिएशन। लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमिलेशन, इस नियम में सदृशीकरण का ये नियम है। इसके अनुसार जब व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या उपस्थित होती है तो वह उससे पूर्व उसी प्रकार की समस्या के समाधान में किए गए प्रयत्नों को याद करता है, क्योंकि एनालॉजी करता है, समानता करता है, एनालॉजी के आधार पर उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है और फिर उसी के अनुकूल वो अनुक्रिया करता है, जिससे कि अधिगम प्रक्रिया कैसी होती है, जैसे वो हमारे लिए आसान हो जाती है, क्योंकि वो सिमिलर जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हमारे ओल्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको वो जैसे कि कोई व्यक्ति साइकिल चलाना पहले सीखता है, अगर वो फिर स्कूटी चलाना सीख रहा है तो वो उन ओल्ड एक्सपीरियंसेस को वो नई सिचुएशन में उनको अप्लाई करने की कोशिश करता है, जिससे कि लॉ ऑफ एनालॉजी के आधार पर वो सीखना उसके लिए ईजी हो जाता है। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, इस नियम के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि पहले अगर हम कोई ऐसी क्रिया जो कि उसी के समान दूसरी स्थिति में उसी प्रकार करता है, उस क्रिया का स्वरूप वही रहता है, किंतु परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यदि किसी माँ का बच्चा अगर विदेश पढ़ने चला जाता है तो वो अपनी प्रिय वस्तु, चित्र आदि उसी प्रकार को सीने से लगाती है जिस तरीके से वो मतलब उसकी चीज़ों को इस तरीके से रिमेंबर करती जैसे कि वो बच्चे के साथ करती थी। तो वो लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग में अपने एक्सपीरियंसेस को वो दूसरी जगह वो शिफ्ट करके इसमें जो है लर्न किया जाता है। इस तरीके से जो लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग है वो भी लर्निंग को सीखने में बहुत मदद करता है, उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है। प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट, प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट इस जो सेकेंडरी लॉ है इसके आधार पर इस मनोवैज्ञानिकों ने इस नियम को आंशिक क्रिया का नियम भी कहा है, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी भी कहा है। इसके अनुसार हम जिस प्रकार के कार्य को सीखना चाहते हैं उसको हम छोटे छोटे अंगों या भागों में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं और इस प्रकार विभाजन करके कार्य को सरल और सुविधाजनक बना लेते हैं। इससे जो है क्या होता है कि जो हमारा पूरा कंटेंट है वो अच्छे तरीके से पार्ट में डिवाइड करके हम उस होल कंटेंट को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि छोटे छोटे कंटेंट में पढ़ाने के कारण वो चीज़ें छात्र को बहुत जल्दी लर्न हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो है प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज जो कि लर्निंग में बहुत मदद करते हैं। थैंक यू क्लास।